नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो लेके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के चलते हमने जो लाइव क्लासेस हैं उनको अरेंज किया है, या उन बच्चों के लिए जो लॉकडाउन के चलते जो एजुकेशन है वो प्रॉपर गेन नहीं कर पा रहे हैं। इस पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसमें मैं एक अपना जो योगदान है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि +2 क्लास के वो बच्चे जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है उनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। नियर अबाउट हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 3 की। मीन्स एक बुक का हम एक लेसन कर चुके हैं और सेकंड जो बुक है द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड उसका एक लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन नंबर 2 की बात करेंगे और लेसन नंबर 2 है जो कि डील करेगा इस बात को लेकर कि जो कोल्ड वॉर था उसके दौरान हमने पढ़ा कि किस तरीके से यूएसए और यूएसएसआर के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, और सेकंड चैप्टर में हम पूरा का पूरा डील करेंगे इस बात को लेकर कि किस तरीके से कोल्ड वॉर खत्म हुआ, क्या क्या रीजन रहे, अमेरिका पावरफुल रहा या फिर यूएसएसआर, दोनों के बीच में क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दोनों में से एक जो शक्ति थी, एक जो पावर थी वो कमज़ोर हुई, और वो इतनी कमज़ोर हो गई कि धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई, टूट गया, या उसका वर्ल्ड पावर बनने का, विश्व सर्वशक्तिमान बनने का जो सपना था वो तहस नहस हो गया, टूट गया। तो सबसे पहले जैसे ही हम लेसन नंबर 2 की बात करते हैं तो उसका जो नेम है वो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। मीन्स कि कोल्ड वॉर के चलते पूरी दुनिया में 2 ग्रुप बन चुके थे, एक अमेरिकन ग्रुप था और दूसरा था यूएसएसआर का ग्रुप जिसे सोवियत ग्रुप भी कहा गया। अब इनमें से किसका अंत हुआ उसके बारे में ये चैप्टर डिटेल से हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जैसे हम रीड करते हैं, ओपन करते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, कि सोवियत व्यवस्था क्या थी, या सोवियत जो सिस्टम था उसमें क्या कुछ हमने देखा या क्या कुछ था, उसमें कौन से एलिमेंट्स थे, कौन सी व्यवस्थाएं थी, तो उन्हीं को डील करेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए सोवियत व्यवस्था की बात करें तो कंप्लीटली ये थी यूएसएसआर की व्यवस्था, या जो सोवियत सोशलिस्ट जो रिपब्लिक था उसकी ये व्यवस्था थी। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि 1 मार्क्स के लिए जो यूएसएसआर है उसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रख लें, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो अब देखिए कि क्या सोवियत में हमेशा से ये सिस्टम था या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उन्होंने जो सोवियत सिस्टम था, साम्यवादी जो व्यवस्था थी, उसको अपनाया। इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई थी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत देखने को मिली 1917 के जो सोवियत जो रिवॉल्ट थी उसमें। जो सोवियत जो रिवॉल्ट हुई या सोवियत जो क्रांति हुई, रशियन जिसे क्रांति कहा जाता है, रशियन रिवॉल्ट कहा जाता है, 10th क्लास में इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है। अब जो रशियन क्रांति थी वो कुछ खास बातों को लेकर की गई थी जो कि मैंने यहाँ पे स्टार लगाकर उनको इंडिकेट करने की कोशिश की है, और कोशिश करूंगा कि बहुत कम शब्दों में आपको समझा भी पाऊं मैं। तो सोवियत जो क्रांति हुई वो क्रांति थी अगेंस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको खत्म करना, उसको रिमूव करना और उसकी जगह एक नए तरीके का सेटअप लेकर आना। तो स्पेशली अगर हम बात करें सोवियत क्रांति की तो वो पूरी की पूरी विरोध में थी पूंजीवाद के, या पूंजीवाद को हटाने को लेकर। दूसरी बात कि अबोलिशन ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जो सोवियत क्रांति थी उसमें एक बात कही गई कि जो निजी संपत्ति है
उसका अंत किया जाएगा। निजी संपत्ति किसी की भी नहीं होगी, सारी की सारी संपत्ति जो होगी वो स्टेट के अंडर होगी, राज्य के अंडर होगी। राज्य का ही पूरे तरीके से हर प्रॉपर्टी पे नियंत्रण होगा। इन दो बातों को लेकर यह क्रांति की गई। अब इसके साथ साथ कुछ एम रखे गए, कुछ उद्देश्य रखे गए। सोवियत जो रिवॉल्ट हुई उसके पहला था कि इक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज में सभी तरीके की समानता की बात की गई, चाहे वो अधिकारों को लेकर की गई, चाहे वो एजुकेशन को लेकर की गई, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर की गई, या फिर बाय द स्टेट जो भी फैसिलिटीज दी जाती है एक सिटीजन को, उन सब बातों को लेकर कोशिश की गई कि स्टेट में इक्वालिटी रहेगी। फिर बात की गई इसमें फोकस ऑन स्टेट एंड पार्टी। इसमें पूरा का पूरा फोकस किया गया इस बात को लेकर कि जो स्टेट है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, राज्य पहले है ना कि नागरिक। अगर राज्य बना रहा तो नागरिक भी बने रहेंगे, और अगर राज्य नहीं होगा तो नागरिकों की कोई वैल्यू नहीं होगी। या यूं कह लीजिए कि जो भी स्टेट में लोग रहते हैं, अगर स्टेट है तो उन लोगों को सारे ऐशो आराम, सारे अधिकार मिलते हैं, पर अगर स्टेट नहीं होगा तो लोगों को जो अधिकार मिलते हैं वो उनके पास नहीं रहेंगे। फिर ये बात कहता है कि पार्टी सिस्टम की, तो इस क्रांति में एक बात की गई कि वन पार्टी सिस्टम होगा। मीन्स पूरा जो स्टेट होगा, पूरा जो राज्य होगा, उसमें एक पार्टी होगी और उसी पार्टी को चुनाव लड़ने का और इसके साथ साथ सरकार चलाने का अधिकार होगा। जिस पार्टी की बात की गई वो बात की गई कम्युनिस्ट पार्टी की, मीन्स साम्यवादी पार्टी की बात की गई। अब देखिए ये चारों पॉइंट थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं 1917 की रशियन रिवॉल्ट को लेकर। अब देखिए धीरे धीरे रिवोल्ट हुई, रशिया में सारी चीजें सेटअप हुई अकॉर्डिंग टू दी कम्युनिस्ट पार्टी। बट जैसे जैसे टाइम निकला, पूरी दुनिया के अंदर जो मायने थे, पूरी दुनिया का जो सिचुएशन थी, इन्वायरमेंट था, वो बदलता चला गया और दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर के नजदीक पहुंची। और 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। और इसी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच, इसके बीच यूएसए और यूएसएसआर के बीच दुश्मनी हुई। और दुश्मनी भी कुछ इस तरीके की जिसमें हथियारों का प्रयोग ना करके विचारों का प्रयोग किया गया, आइडियोलॉजी का प्रयोग किया गया या कूटनीति का प्रयोग किया गया एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद हुआ क्या। अब देखिए कोल्ड वॉर के बाद हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में, पूरा का पूरा हम जिक्र कर चुके हैं कि कोल्ड वॉर जो था वो क्या था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की बात की हमने, क्यूबा मिसाइल के बाद हमने बात की कुछ दूसरे क्राइसिस की, चाहे अफगानिस्तान के क्राइसिस की बात करें या फिर इजराइल प्रॉब्लम्स की बात करें, इराक प्रॉब्लम्स की बात करें या फिर किसी और बात को लेकर। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कहीं ना कहीं यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच एक कॉमन सेंस दिखाई दिया, एक कॉमन बात दिखाई दी, एक कॉमन आइडिया दिखाई दिया। और वो आइडिया था हु इज पावरफुल, कौन शक्तिशाली है, यूएसए या फिर यूएसएसआर। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विचारों की प्रतिद्वंद्विता दिखाई दी, दोनों के बीच ही एक माइंड कंपटीशन दिखाई दिया और उसी को लेकर दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी लंबे अरसे तक चला रहा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सोवियत सिस्टम की कि सोवियत सिस्टम होता क्या है। सोवियत सिस्टम में अगर सोवियत सिस्टम की अगर बात करूं तो कुछ उसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये होती है कि जो स्टेट होता है उसका कंट्रोल होता है इन द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के अंदर जो भी चीजें हैं उन सब पे कंट्रोल होगा राज्य सरकार का या सरकार का, और सरकार ही अपने अंडर सारे रिसोर्सेज को देखेगी कि किस तरीके से उनको यूज करना है। अब बात करें उस टाइम के यूएसएसआर की इकोनॉमी की,
तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, उस टाइम यूएसए की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो ऐसा माना जाता था कि फर्स्ट नंबर पे थी। और जो यूएसएसआर था, उसकी जो इकोनॉमी थी, वो ऐसा माना जाता था कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। अब देखिए, उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी थी, तो पूरा का पूरा उस इकोनॉमी पे जो कंट्रोल था वो था स्टेट का और राज्य का। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट, मींस राज्य के अंडर पूरी की पूरी इकोनॉमी को रखा गया। स्टेट ही पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता था और ये देखता था कि इसके अंदर क्या सुधार करने और क्या सुधार नहीं करने। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट सिस्टम्स विल डेवलप, कि पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए तो वो बेस्ड था कम्युनिज्म को लेकर। और कहीं ना कहीं जो कम्युनिज्म सिस्टम था उसी को बेस प्रदान किया कम्युनिस्ट पार्टी ने। मीन्स रसिया जो था उसके अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम था, कम्युनिस्ट सिस्टम को डेवलप किया गया। और इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। फिर बात करते हैं रसिया के रिसोर्सेज की, कि रसिया के अंदर रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज था उसमें रसिया बहुत ज़्यादा रिच था। खास तौर से अगर हम बात करें आयरन रिसोर्सेज की, ऑयल रिसोर्सेज की या आयरन रिसोर्सेज की, इन दोनों में रसिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। इसके साथ साथ अगर कुछ दूसरे रिसोर्सेज की बात करें उनमें भी रसिया बहुत अव्वल दर्जे में आगे था दुनिया में, बहुत ह्यूज अमाउंट में उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे। अब देखिए, जब नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रीज होगी, कारखाने होंगे इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। अब यूएसएसआर में अच्छे कारखाने भी थे। जब कारखाने ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, गुड होगा, या यूं कह लीजिए बेस्ट होगा। मीन्स रसिया का जो सिस्टम था इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो वो भी बहुत अच्छा दिखाई दिया। अब देखिए, जब लोगों को काम करने के लिए सारी चीज़ें मिल रही है, सारी चीज़ें अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट है, तो कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट अपने नागरिकों को वो सारी चीज़ें प्रदान करता है जो उनकी ज़रूरत होती है। मीन्स ऑल थिंग्स, ऑल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू देयर रिस्पेक्टिव सिटीजन। तो यहाँ भी यही हुआ, जो यूएसएसआर स्टेट था उसने अपने नागरिकों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, राइट्स और जो भी बेसिक नेसेसिटीज थी उन सब चीज़ों के लिए लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। यूं कह लीजिए कि रसिया उस टाइम एज ए वेलफेयर स्टेट काम कर रहा था। जो भी लोगों की नीड थी वो सारी की सारी पूरी की जा रही थी बाय द रशियन गवर्नमेंट और इन दी कम्युनिस्ट सिस्टम। अब बात आती है कि जब लोगों की बात की जाए, लोगों की राइट्स की बात होती है, तो हमेशा लोग बात करते हैं अपने लैंड रिसोर्सेज की। तो उस टाइम जो लैंड रिसोर्सेज था वो डायरेक्टली कंट्रोल था अंडर द स्टेट। राज्य ही पूरी भूमि का मालिक होता था। लोग इस लैंड के ऊपर काम करते थे और जो व्यक्ति जिस तरीके से काम करता था, जो व्यक्ति जिसकी जैसी नीड होती थी, उसके अकॉर्डिंग एक स्टेट अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं मुहैया कराता। अब देखिए, जब लैंड अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट थी तो क्या लोगों के पास लैंड का राइट था? तो देयर इज नो राइट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल्स अबाउट द लैंड। रिगार्डिंग द लैंड रिसोर्सेज people have no right because land is under control the state। अब देखिए, जब लोगों के पास लैंड का राइट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उन्हें कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करना होगा जो स्टेट बोलेगा। और ऐसा ही हुआ कि जब लोगों के पास फॉलो करने के लिए एक ही बात थी, वो थी कि वो रशियन जो सिस्टम है उसे फॉलो करेंगे, और कोई चारा भी नहीं था लोगों के पास। तो उन्होंने क्या किया, रशियन सिस्टम को कंप्लीटली
फॉलो करना शुरू किया और रशियन सिस्टम जब उन्होंने फॉलो किया तो उसमें दो बातें सामने आई। पहली बात ये कि वन पार्टी सिस्टम, रशिया में वन पार्टी सिस्टम था, एक ही पार्टी थी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे अलाउड किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि वही पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और वही पार्टी सरकार चलाएगी। अब इसी पार्टी के द्वारा जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, ठीक है, उसको फॉलो किया गया। मीन्स कि देश में दो तरीके के काम रहे और दोनों को ही लोगों को फॉलो करना था। ये था या ये थी कुछ वो विशेषताएं जो सोवियत सिस्टम में देखने को हमें मिली। अब देखिए थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं इस चैप्टर के कुछ नेक्स्ट जो पॉइंट्स आने वाले हैं उन पे। देखिए हमने बात की थी अभी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो यूएसएसआर था वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में था किसके साथ, यूएसए के। अब जब दो लोग कंपटीशन में होंगे, जब दो लोग एक दूसरे के साथ तुलनात्मक रूप में, कंपैरेटिव रूप में ये शो करने की कोशिश करेंगे कि आई एम द बेस्ट या आई एम पावरफुल, तो उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी मनी खर्च करनी पड़ेगी अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। सो बाय द बोथ नेशन, चाहे हम यूएसए की बात करें चाहे हम यूएसएसआर की बात करें, बोथ नेशंस spent a huge amount on arms, on the public policies and different sections। अब जब पैसा खर्च किया गया तो देखिए पैसा खर्च किया यूएसए ने भी और पैसा खर्च किया यूएसएसआर, दोनों ने। जब लगातार पैसा खर्च किया गया तो यूएसए था वो अपने आप को कहीं ना कहीं मैनेज करके चल रहा था कि कितना पैसा उसे आर्म्स पे लगाना है, हथियारों पे लगाना है और कितना पैसा उसे लोगों की भलाई के लिए लगाना है। अब यूएसएसआर था वो ऐसा नहीं कर पाया, उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया वेपन्स के ऊपर और लोगों की जो वेलफेयर थी, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स की अगर बात करें तो वो ज़्यादा इस पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाया। सो धीरे धीरे जो लोग थे वो अपने नेसेसिटीज को लेकर, अपनी बेसिक ज़रूरतों को लेकर सोवियत सिस्टम के अगेंस्ट होते चले गए और कहीं ना कहीं लोगों ने साथ छोड़ दिया यूएसएसआर के सिस्टम का, ये इसके अगेंस्ट होते चले गए। जब पैसा बहुत सारा खर्च होगा किसके ऊपर, वेपन्स के ऊपर, तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा किसी भी देश के लिए अपने डेवलपमेंट को कर पाना। अब देखिए बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था वेपन्स के ऊपर, तो पूरा पैसा नहीं खर्च कर पा रहे थे जो रशियन जो गवर्नमेंट थी वो लोगों की भलाई के लिए। सो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाई और इसी डेवलपमेंट के कम होने के कारण उनका जो ग्रोथ करने का जो रेट था वो कम हुआ और लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया रशिया को दूसरे कंट्रीज के साथ। लोगों को लगा कि रशिया उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर रहा है जिस तरीके से कुछ यूरोपियन देश डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो लोगों ने लगातार अपनी डिमांड बढ़ाना शुरू किया कि हमारे देश का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट कैसा, बहुत फास्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसके साथ साथ रशिया की कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे, चाहे हम बात करें 1979 अफगान क्राइसिस की, अफगानिस्तान के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स थी, अफगानिस्तान को लेकर रशिया और अमेरिका दोनों के बीच ही कॉन्फ्लिक्ट था और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया यूएसएसआर ने। और जब बहुत सारा पैसा खर्च किया तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो गया, कहीं ना कहीं वो वीक हो गया अपने इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर, अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर। अब देखिए आप पैसा बहुत सारा खर्च कर रहे हैं वेपन्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके देश में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उनमें जो प्रोडक्शन होगी वो भी कम होगी।
और जब प्रोडक्शन कम होगी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिखाई देगा किस पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था ड्यू टू द कोल्ड वॉर, और इंपोर्ट था वो डे बाय डे प्लस होता जा रहा था। रशिया का जो व्यापार था वो दूसरे देशों के साथ लगातार कम हो रहा था। देश में आयात होने वाली चीजें ज्यादा हो रही थी, देश में निर्यात था वो लगातार कम हो रहा था, और ड्यू टू दिस रीजन जो ट्रेड था, जो व्यापार था वो कम होता चला गया। वो घाटा लगता रहा लगातार, यूएसएसआर को घाटे का व्यापार होता रहा, और रशिया की बहुत सारी जो डॉलर्स थी, बहुत सारी जो करेंसी थी वो खर्च हो गई अपने व्यापार को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, 1970s का जो एरा था वो रशिया के लिए एक मुसीबत का टाइम था। रीजन सीधा सा है कि 1970 के आसपास जो यूएसएसआर था उसके अंदर मैं बात करूं तो टोटल 15 स्टेट थे, और इन 15 स्टेट्स के अंदर धीरे धीरे जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी, राष्ट्रीयता की जो भावना थी, आज़ादी की जो भावना थी वो डेवलप होने लगी। कारण सीधा सा था कि रसिया जो था वो उनमें सबसे बड़ा था, और वो उन 15 स्टेट्स को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाया। उन देशों को लग रहा था कि हम इस ग्रुप से बाहर निकलकर अपनी अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं, सो उन्होंने फ्रीडम के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे रशिया के अंदर जो इंटरनल क्राइसिस थे वो बढ़ते चले गए। इसके साथ साथ येल्त्सिन नाम का एक व्यक्ति जो लगातार लोगों की जो भीड़ थी उसको लीड कर रहा था और लोगों के बीच पावरफुल हो रहा था, वो लगातार रशियन जो सिस्टम था उसकी कमजोरियों को लोगों तक पहुंचा रहा था, उसकी कमजोरियों को लोगों के सामने ओपनली बोल रहा था। लोगों को समझ में आ रहा था कि रशियन जो सिस्टम है वो गड़बड़ा रहा है, कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं कमजोर है दुनिया के दूसरे सिस्टम से। और इस तरीके से धीरे धीरे आगे की ओर जैसे जैसे रशिया बढ़ता चला गया, उसका जो इकोनॉमिक जो उसकी ग्रोथ थी वो धीरे धीरे लेस होती चली गई, कम होती चली गई। उसका इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ाता चला गया, और 1990 के पास आते आते जो रसिया था वो अलग अलग पार्ट में टूट गया। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि रसिया के टूटने के पीछे क्या क्या कारण रहे, क्या क्या कोशिशें की गई रसिया को मेंटेन करने की या यूएसएसआर को मेंटेन करने की। तो आज की ये छोटी सी वीडियो पर बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।